नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका शार्प लर्निंग एप्लीकेशन एंड सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 सितंबर 2025 को 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम 30 डेज़ जो प्रोग्राम लेकर आए हैं, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हमारा डे 6 है और डे 6 के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पे हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें और जल्दी से सेशन से जुड़ जाएं, क्योंकि सेशन आज का हमारा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सेशन होने वाला है। चलिएगा, अ विरल गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ललकेश कुमार, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई जल्दी से सभी। पंकज कुमार, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी स्टूडेंट। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, एक भी सेशन आपको छोड़ना नहीं है। इनमें से जितनी क्लासेस मेरी आने वाली हैं उनमें से एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है। हर एक क्लास पे फोकस करना है बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। चलिएगा, तो 71वीं बीपीएससी का आज जो हम 30 डेज जो प्रोग्राम लेकर आए हैं, इसके अंतर्गत आपका आज डे 6 है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे 72वीं बीपीएससी के लिए जो है एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा चुका है 11 अगस्त से। ये बैच, इस बैच में जो है लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आपका चैट नंबर है, इस पर आप चैट कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज़ की तैयारी आपको करवाई जाएगी। चलिए, आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए, बहुत अच्छी। फकरपुर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया भाई अब तो। कल्पना कुमारी, विकास कुमार, बहुत बढ़िया। हु रोट द बुक हर्षचरितम? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। ये एक तरीके से जो प्रश्न है वो आपका इंडियन कल्चर का प्रश्न है। इंडियन कल्चर के अंतर्गत भी लिटरेचर से संबंधित प्रश्न है। तो आर्यभट्ट जो है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट जो है वो एक खगोलज्ञ और जो है थोड़े बहुत मैथमेटिक्स के भी जानकार थे। तो आर्यभट्ट जो है, इन्हें हम एक बेहतरीन खगोलज्ञ मान सकते हैं। बाणभट्ट की जब हम बात करते हैं तो बाणभट्ट ने जो है एक किताब लिखी है, उसका नाम है हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित। हर्षचरित के अलावा अगर आप देखें तो कादम्बरी, चंडी शतक और भी कुछ पुस्तकें हैं इनकी प्रमुख। बाणभट्ट जो है वो किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक था और इसके समय में जो है कन्नौज एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कन्नौज की जब हम बात करते हैं तो कन्नौज क्षेत्र में मौखरी वंश का शासन हुआ करता था और मौखरी वंश के शासक के साथ हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था, है ना। हर्षवर्धन की शुरुआती जो राजधानी थी वो हरियाणा के थानेश्वर में थी। कहाँ पर? थानेश्वर। ध्यान रखिएगा, जो हर्षवर्धन है इसने 2 नगरों का उपयोग राजधानी के रूप में किया था। एक आपका जिसको हम बोलते हैं थानेश्वर और दूसरा जिसको हम बोलते हैं कन्नौज। क्या बोलते हैं भाई? कन्नौज। चलिए, फिर हम बात करते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को चाणक्य कहा जाता है। विष्णुगुप्त को चाणक्य भी कहा जाता है और इनकी जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो यह राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, किस पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर लिखी गई है। ये 47वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, इससे भी बेहतरीन, इससे भी शानदार प्रश्न है। ये 69वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न है, 2023 में आपका पूछा गया है। साहित्य का प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आराम से इसको आप अटेंड कर दोगे आराम से। एक तरफ विद्वान दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो विद्वान किस चीज़ का विद्वान है वो आपको बताना है। जैसे चरक, तो चरक जो है वो एक चिकित्सक थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, चरक संहिता। क्या लिखी है? चरक संहिता। तो ए का 2, ए का 2 कहाँ पे मिल रहा है? तो ए का 2 देखो एक ही में मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ए का 1, ए का 1, ए का 3, ए का 2, ए का 2 तो एक ही में। तो इसका मतलब आपका बी का क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी का 1 होगा। यानी ब्रह्मगुप्त कौन थे? गणितज्ञ थे, है ना। तो आराम से मैच कर दिया आपने। बराह मिहिर कौन है? तो बराह मिहिर जो है वो एक ज्योतिष, है ना, एस्ट्रोलॉजर थे। विशाख दत्त की जब हम बात करते हैं तो विशाख दत्त ने जो बुक लिखी है मुद्रा राक्षस, तो इन्होंने एक नाटककार हैं या नाटक लिखा है, ड्रामा लिखा है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो चरक जो है, अच्छा चरक की अगर हम बात करें, धन्वंतरी की बात करें, सुश्रुत की बात करें, ये प्राचीन काल के प्रमुख चिकित्सक थे।
प्राचीन काल के प्रमुख चिकित्सकों की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो है चरक का नाम आएगा, सुश्रुत का नाम आएगा और जो है धन्वंतरी का नाम आएगा। ध्यान रखिएगा, किसका? धन्वंतरी का। तो आराम से सिलेक्ट कर सकते थे। फिर हम बात करते हैं राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नीति सार है इसका विषय क्या है? इसका विषय है राजनीति। राजनीति पर लिखी गई, राजनीति पर लिखी गई है तो नॉर्मल सी बात है, इसमें राज्य के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। राज्य के अंग बताए गए होंगे, राज्य के अंग कितने होते हैं। इसमें यह भी बताया गया होगा कि मंडल सिद्धांत क्या होता है। मंडल सिद्धांत हमेशा विदेश नीति से संबंधित रहता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कौटिल्य का भी मंडल सिद्धांत है और जो कामंदक है उन्होंने जो नीतिसार पुस्तक लिखी है उसमें भी मंडल सिद्धांत जो है वो आपका बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र और चरक की जो पुस्तक है उसका नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। ध्यान रखिएगा, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। अच्छा, कोई भी मुझे कमेंट सेशन में ये बता सकता है कि चरक जो विद्वान थे ये किसके दरबार में रहते थे? ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे या कनिष्क के दरबार में ये रहते थे, है ना, या हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे? कोई ऐसा विद्वान जिसके दरबार में ये निवास करते थे? कौन? चरक, उनकी बात बतानी है। धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे, है ना, बताइए। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपका ज्ञान जो है वो चेक कर लेता हूँ धीरे धीरे करके, है ना, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछता रहूँगा। एक ग्रंथ जो है वो लिखा गया है, एक पुस्तक लिखी गई है अमरकोश। कौन सी पुस्तक है? अमरकोश। ये अमरकोश जो पुस्तक है ये अमर सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? अमर सिंह ने लिखी है। जो अमर सिंह हैं इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और अमर सिंह की जब हम बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह दो या चंद्रगुप्त द्वितीय कह दो, बात एक ही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले 9 विद्वानों में से एक विद्वान है ना, अमर सिंह। तो अमर सिंह जो है ये 9 विद्वानों में से एक हैं, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न या नौरत्न के नाम से जाना जाता था। उनमें से एक अमर सिंह है। अमर सिंह ने अपनी पुस्तक अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया है। कितने प्रकार की भूमि? 12 प्रकार की भूमि, जिनमें से जैसे उर्वरा, जिसे उपजाऊ भूमि कहते हैं। मरु का मतलब है आपका रेगिस्तान, तो रेगिस्तानी भूमि का वर्णन जो है वो किया गया है, ठीक है। इसके अलावा सादवला या इसको साबदला भी बोलते हैं। इसका मतलब होता था वह भूमि जिस पर घास ही घास होती थी, है ना। सादवला का मतलब होता है वह भूमि जिस पर घास ही घास होती थी, उसे हम सादवला कहते थे। देव मात्रक और एक होता है अदेव मात्रक। देखो, देव मात्रक वो भूमि होती है जो बारिश पे डिपेंड होती है कि बारिश हो जाएगी तो खेती हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी खेती। और जो है अदेव मात्रक भूमि में कौन सी भूमि आती है? अदेव मात्रक भूमि के अंतर्गत वो वाली भूमि आती है जिस भूमि का वर्षा से संबंध नहीं होता है, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था होती है। सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से जब खेती की जाए तो उसे अदेव मात्रक भूमि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये चारों प्रकार की जो भूमि है ना, इनका वर्णन तो किया ही किया गया है। इसके अलावा 8 प्रकार की और भूमियाँ जो है वो मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में एक से अधिक आंसर होगा, है ना। ए और बी, सी और डी, फिर बी, सी, डी। अब इसमें आपका ये वाला आंसर होगा ए, बी, सी, डी, है ना। उपयुक्त में एक से अधिक मतलब 4 ऑप्शन सही हैं। आपका ए ऑप्शन भी ठीक है, बी भी ठीक है ना, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक हैं इसमें। ये 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है आपका। फिर बात हो रही है राजा प्रवरसेन से संबंधित। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक जो है साम्राज्य की बात हो रही है और उस साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो उस साम्राज्य में एक राजा हुआ था जिसका नाम था विंध्य शक्ति। कौन? विंध्य शक्ति। ये विंध्य शक्ति नाम का जो राजा है ये फाउंडर रहा है वाकाटक वंश का। क्या नाम है? वाकाटक वंश। लेकिन वाकाटक वंश में विंध्य शक्ति का वो प्रभाव नहीं था जो प्रभाव प्रवरसेन का था। जैसे वाकाटक वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे विंध्य शक्ति।
लेकिन वाकाटक वंश की जो शक्ति है उसको चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य प्रवरसेन ने किया था। तो प्रवरसेन के बारे में आपको स्टेटमेंट देखने हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो ये बात सही है क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, फाउंडर नहीं है, रियल फाउंडर। क्यों? क्योंकि वाकाटक वंश की शक्ति को इसने जो है चरम सीमा पे पहुंचाया है। ठीक, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, तो ये बात भी ठीक है कि जो प्रवरसेन है उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर जो है वो हैदराबाद की सीमा तक जो है वो विस्तारित था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने थे, ये बात सही है, विंध्य शक्ति फाउंडर रहे हैं। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, तो ये भी बात सही है। और वाकाटक वंश के साथ गुप्त वंश के बहुत अच्छे संबंध थे, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश की जब हम बात करते हैं तो गुप्त वंश का जो राजा था विक्रमादित्य, या जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का विवाह जिस वंश में हुआ था उस वंश का नाम है वाकाटक वंश, ध्यान रखिएगा, है ना। डिस्प्ले झिलमिला रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, है ना। भाई 1 मिनट का समय आप दें, हैं टीम जो है वो लगी हुई है इस चीज़ को सही करने में कि जो डिस्प्ले है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, उसमें थोड़ा सा झिलमिला रहा है, तो बिल्कुल डिस्प्ले जो है वो सही करने का प्रयास किया जा रहा है। तब तक आप मेरी बातों को सुने, है ना, क्योंकि इतिहास है और इतिहास में कहानियाँ सुननी है और कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा, टेंशन न लें। चलिए इसको ठीक किया जा रहा है ना। चलिए भाई अब मुझे बताएं, क्या अब भी डिस्प्ले जो है वो हिल रही है क्या? बताना एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से। सुमित गुप्ता कह रहे हैं विंध्य शक्ति था ना कि प्रवरसेन। अरे भाई मेरे, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उन शब्दों को एक बार सुन तो लिया करो। जो वाकाटक वंश है, इस वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। इस वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन था, है ना। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर होता है। जैसे मान लो हमने कहा कि मुगल वंश का फाउंडर कौन, तो हम कहते हैं बाबर, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, तो हम कहते हैं अकबर। वास्तविक संस्थापक वो माना जाता है जो किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत उसकी आर्थिक, उसकी प्रशासनिक, उसकी राजनीतिक संरचना का निर्माण करता है, उसका क्षेत्र विस्तार करता है, ठीक है, उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं, रियल फाउंडर कहते हैं। रियल फाउंडर और फाउंडर में अंतर होता है मेरे भाई, ठीक है ना। सुमित गुप्ता जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो शब्द हैं उन शब्दों को समझो। एग्जामिनर शब्दों के साथ ही तो खेलता है। अगर इसमें ऐसे लिखा होता ना, ये वास्तविक शब्द नहीं होता, इसमें ऐसे लिखा होता वाकाटक वंश का संस्थापक था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता। केवल इसमें अगर ये लिखा होता कि यह वाकाटक वंश का संस्थापक था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन इसमें वास्तविक संस्थापक लिखा है, इसका मतलब जो राजा उस साम्राज्य की शक्ति को चरम पे लेके जाएगा, जो उसकी आर्थिक प्रशासनिक संरचना को जो है वो बनाएगा कि टैक्स वसूलने के तरीके लागू करे वो, ठीक है,
इसके अलावा जो राज्य है जो पूरा का पूरा साम्राज्य है उसको छोटे छोटे प्रांतों में बांटे, प्रांतों से फिर जिलों में बांटे, जिलों से फिर जो है वो गांव में बांटे, उसको पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप करे, उसको हम रियल फाउंडर कहते हैं। तो यहाँ रियल फाउंडर पूछा गया, ये सही है स्टेटमेंट, है ना। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी आपका उपयुक्त में एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। 70वीं बीपीएससी में ये, यानी जस्ट इससे पहले वाली बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है। एक वंश है, उस वंश का नाम है कर्नाट वंश। ये जो कर्नाट वंश है, इस कर्नाट वंश के बारे में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। कर्नाट वंश जो है वो एक तो आपका पूर्वी भारत, या हम ये कहें कि जो आपका बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक वंश हुआ करता था जिसको कर्नाट वंश कहते हैं। तो क्षेत्रीय वंश है, इसलिए बिहार का है, तो यहां से प्रश्न पूछना बनता है एग्जाम। अब जब हम यहां से ये बोलते हैं कि इसका संस्थापक कौन था, इसका पहला शासक कौन था, तो संस्थापक की जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे नान्यदेव। कौन? नान्यदेव। जब आपसे पूछा जाए कि जो कर्नाट वंश है, इस कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहेंगे हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। तो हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक, जबकि इसका पहला शासक या संस्थापक जो है वो नान्यदेव था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका कर्नाट वंश है, इस कर्नाट वंश से प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। शिमरावगढ़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बहुत सारे स्टूडेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सिलेक्शन होगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो होगा और उनकी तैयारी जो है वो काफ़ी अपर लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है, बिल्कुल ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है हरि सिंह जो है वो अंतिम शासक था। फिर हम बात करते हैं कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। देखो वहीं से प्रश्न जो है वो आपका पूछ लिया गया एग्जाम में, कर्नाट वंश है तो पूछ लेगा भाई। तो यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि कर्नाट वंश जो है इसका अंतिम शासक कौन? हरि सिंह। कौन? हरि सिंह। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए, एक ही प्रश्न में मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी बता ही दी थी। चलिए अब हम बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विक्रमशिला। सर पेन का कलर चेंज कर लीजिए। ओके ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कैसा कर लें? जो है येलो कलर था अभी, ऐसा ठीक है। तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों ही बिहार में पड़ते हैं। कहाँ पर? बिहार में। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक कौन था? तो बंगाल में एक वंश था जिसका नाम था पाल वंश। पाल वंश का फाउंडर था गोपाल, और पाल वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ है उसका नाम था धर्मपाल। जो राजा धर्मपाल है उस धर्मपाल के द्वारा स्थापना की गई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये आपकी कौन से जो है जिले में पड़ेगी? तो ये आपकी बिहार के भागलपुर जिले में पड़ती है। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको बताऊं कि एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उस बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको भी नष्ट कर दिया गया था। आप सबने कहानी सुनी होगी खूब सारी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाने वाला जो है वो शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। लेकिन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी इसको भी नष्ट करने का कार्य जो है वो किसने किया है? बख्तियार खिलजी की सेना ने किया है। बख्तियार खिलजी की सेना ने बौद्ध धर्म के जो भी सेंटर थे, जहां जहां प्रमुख केंद्र थे, वो सारे के सारे तोड़ डाले हैं। इसका मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ केंद्र था। तो ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में है, नहीं भागलपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, नहीं धर्मपाल ने की थी, गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये बात सही है। देखो बौद्ध धर्म में एक शाखा रही है वज्रयान, और वज्रयान शाखा का विकास मूलतः जो है बंगाल वाले क्षेत्र में जो है हुआ था। और बंगाल में जो वज्रयान शाखा है उसका प्रमुख केंद्र जो है वो आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को माना जाता है। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे जो विषय थे वो पढ़ाए जाते थे। तो इसका मतलब तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, पहला और दूसरा गलत है। प्रश्न में पूछ क्या रहा है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको ये बताना है कि कौन से कथन गलत हैं। तो पहला और दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। पहला और दूसरा गलत है, बाद बाकी के दो ऑप्शन सही हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपका 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 में प्रश्न आपका पूछा गया है ना। बड़ा प्यारा प्रश्न था और उसकी कहानी भी आपने सुनी, उसको सही ढंग से सॉल्व भी किया। के बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, ठीक है। स्टाइलिश मेहंदी डिज़ाइन आ चुके हैं, श्याम बाबू शर्मा बहुत बढ़िया, नवीन कुमार, कविता कुमारी, ललकेश कुमार आंसर कर रहे हैं सभी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी धर्मपाल ने स्थापित की थी। कहाँ पर स्थित है प्रेजेंट टाइम में? तो ये बिहार का कौन सा जिला? भागलपुर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित थी ये यूनिवर्सिटी? तो बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका नाम है वज्रयान। बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान, उससे संबंधित ये यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला, है ना। गोपाल की जब हम बात करते हैं तो गोपाल जो है ये पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक कौन? तो गोपाल। पाल वंश का संबंध त्रिकोणीय संघर्ष से रहा है। त्रिकोणीय संघर्ष के अंतर्गत कन्नौज को लेकर 3 राजवंशों में लड़ाई हुई थी। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, पश्चिमोत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार और बंगाल का जो पाल वंश था, इनमें लड़ाई हुई थी। जो है किसको लेकर? तो कन्नौज को लेकर लड़ाई हुई थी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय कन्नौज जो है वो प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र हुआ करता था। तो सभी कन्नौज पर कब्जा करना चाहते थे और तीनों वंशों में लड़ाई हुई थी। हालांकि जो फाइनल जो जीता था वो कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो उस कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने में जो है वो सफल रहे थे। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना, हाँ ओदंतपुरी भी एक यूनिवर्सिटी है, वो भी आपकी बिहार में है। वहाँ से भी प्रश्न समय समय पर पूछे जाते रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा के एक केंद्र के रूप में रहा है। चाहे वो ओदंतपुरी की आप बात करें, ओदंतपुरी तो जो है वो राजधानी भी रही है ना। बिहार की राजधानी पुराने समय में ओदंतपुरी हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई। तो बिहार वाला जो क्षेत्र है वो ज्ञान के मामले में वो पूरे भारत में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि रहा। ज्ञान के मामले में, पढ़ाई के मामले में बहुत आगे रहा है बिहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित? भाई बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन? धर्मपाल ने स्थापना की है। गोपाल जो है ये पाल वंश का फाउंडर है, ध्यान रखिएगा। देवपाल भी उसी से संबंधित एक राजा हुआ करता था। चलिए आंसर करते हैं 11वां प्रश्न। द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर इज, है ना। तो विक्रमशिला शिक्षा के संस्थापक का नाम बताइए। वही प्रश्न आ रहा है बार बार घूम फिर के। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो करेंगे कैसे जब प्रश्न एक ही आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, मैथिली भाषा का विकास। ये मैथिली भाषा की बात हो रही है। आपको पता है कि बिहार के क्षेत्र में मैथिली भाषा का विकास हुआ है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? जो है पिथिपति, चेर राजवंश, आयनिवर राजवंश और कर्नाट राजवंश। मैंने आपको बताया था कि कर्नाट राजवंश जो है वो आपका बिहार से संबंधित रहा है। कर्नाट राजवंश का पहला जो शासक था उसका नाम था नान्यदेव। कर्नाट राजवंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था आपका हरि सिंह, है ना। तो नान्यदेव और हरि सिंह 2 राजाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला, फर्स्ट और आपका लास्ट। फर्स्ट और लास्ट जो किंग हैं इनके आप नाम ध्यान रखिए। कर्नाट वंश, और इसके समय में मैथिली भाषा का जो है वो बहुत तेज गति से विकास हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है? ओदंतपुरी, जैसा अभी अभी आप लोगों ने कमेंट सेशन में कमेंट किया था, है ना, कि ओदंतपुर या ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? भाई ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की जब हम बात करते हैं तो आपका कहाँ पर है? बिहार में है। तो आपका ऑप्शन तो ये हो गया बिहार। अच्छा, अगर मैंने आपसे कहा ओदंतपुर या ओदंतपुरी, हमने कहा विक्रमशिला के अलावा हमने कहा नालंदा, क्या कहा? नालंदा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके सारे बिहार से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं? बिहार से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। दूसरा, अगर आप देखें तो मध्यकाल की जब आप बात करते हैं तो मध्यकाल में बिहार को जीतने का कार्य किसने किया था? आपको पता है? मध्यकाल में सबसे पहले बिहार को बख्तियार खिलजी ने जीता है।
बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया था। मध्यकाल में जो है सबसे पहले बिहार को बख्तियार खिलजी नामक शासक ने जीता था, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था, है ना। अच्छा, गुजरात में शिक्षा का प्रमुख केंद्र प्राचीन काल में कौन सा हुआ करता था? तो बल्लवी हुआ करता था। कौन सा? बल्लवी जो है वो प्राचीन काल में शिक्षा का एक केंद्र था, जो कि गुजरात में। लेकिन बल्लवी का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं, किससे? जैन धर्म से रहा है ना। बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी रही हैं उनका संबंध ज्यादातर बौद्ध धर्म से रहा है, लेकिन जब हम बात करेंगे गुजरात की यूनिवर्सिटी वल्लवी, वहाँ उसका संबंध जैन धर्म से रहा है, ध्यान रखिएगा। किससे? जैन धर्म से जो है वो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फेमस सुल्तान नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी कि कश्मीर का अकबर क्यों कह रहे हैं किसी को। इसका मतलब कहीं ना कहीं अकबर जैसे काम किए होंगे उसने। जैसे मान लो कोई शासक ऐसा है जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, धार्मिक रूप से सहिष्णु नीति लागू की, हिंदू मुस्लिम जो है उन सभी को समान महत्व दिया, तो इसका मतलब अकबर जो है वो धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। अकबर के द्वारा जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो कश्मीर में एक शासक हुआ था जिसका नाम था जैनुलाब्दीन। उस जैनुलाब्दीन नामक शासक ने क्या किया है, कश्मीर में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था, है ना। हिंदू और मुसलमान दोनों को समान महत्व दिया था। इसी वजह से, इसके कार्यों की वजह से इसकी तुलना किससे की गई है? अकबर से की गई है। ये कश्मीर का शासक रहा है, ठीक है ना, कश्मीर का शासक रहा है ये। और इसके द्वारा जैनुलाब्दीन के द्वारा अकबर जैसे काम किए गए, इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर। अच्छा, सुल्तान सिकंदर की बात करें या सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी एक कट्टर शासक रहा है। सिकंदर लोदी एक कट्टर शासक रहा है। सिकंदर लोदी कविताएं लिखने का बड़ा शौकीन था। ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी वो व्यक्ति है जो गुलरुखी नाम से, जैसे इतिहास में गुलरुखी नाम किसका मिलता है, प्रश्न आपसे ऐसे पूछ ले तो आप कहोगे सुल्तान सिकंदर या सिकंदर लोदी, है ना। हाँ, वो तो बहुत बाद की बात है ना। सबसे पहले इसको लेकर आया है कौन? जजिया कर को तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले सिंध प्रांत में इसको जो है लगाया था, है ना। बाद में चल के मोहम्मद शाह जो है वो इसको अंतिम रूप से समाप्त कर देगा, ये बात सही। तो सुल्तान सिकंदर ये गुलरुखी नाम से कविताएं जो है लिखता था। इसने गज ए सिकंदरी का आविष्कार किया था। सुल्तान सिकंदर लोदी जो था इसने आगरा नगर की स्थापना की थी और आगरा को जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी बनाया था, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब हम बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत का फाउंडर रहा है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन रहा है? फाउंडर। और फाउंडर और रियल फाउंडर में अंतर होता है, ध्यान रखना। रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का पूछेगा तो इल्तुतमिश बताएंगे, लेकिन फाउंडर पूछ रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया जाएगा, है ना। तो ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक की कई सारी उपाधियां हैं। मलिक किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। सिपह सालार किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, है ना। कुरान खां किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पोलो या चौगान खेलने का बड़ा शौकीन था। घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, स्टिक से, छड़ी से मारते हैं बॉल को, तो घोड़े से गिर गया था। घोड़े से गिरने के कारण जो है वो इसकी डेथ हो गई थी, ध्यान रखिएगा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबी तुर्क था, एक तुर्क मुसलमान था, ऐसे मान लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? अभी अभी हमने बात की, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन? बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता या मध्यकाल में बिहार को सबसे पहले किसने जीता है? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी की जब हम बात करते हैं तो इसने बिहार के अलावा अगर आप देखें तो बंगाल को भी इसी ने जीता था। बंगाल को जब इसने जीता है तो बंगाल का उस समय शासक हुआ करता था लक्ष्मण सेन। सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन। और उस लक्ष्मण सेन को जो है एक तरीके से जब बंगाल पर आक्रमण किया है, बिहार को जीतने के बाद सेना बंगाल की ओर बढ़ी। जब बंगाल में सेना घुसी तो लक्ष्मण सेन जो है वो भाग गया मैदान छोड़कर। इसको पता था कि बख्तियार खिलजी जो है वो मुझे मार देगा, डरपोक था ये। अगर लड़ता तो ऐसा भी हो सकता था कि ये बख्तियार खिलजी को उल्टा हरा दे, लेकिन जो लक्ष्मण सेन था ये
जो है भाग गया, बंगाल को छोड़ के दक्षिणी बंगाल में जाके शिफ्ट हो गया था। वहाँ कुछ समय तक इसने शासन किया था, फिर इसका शासन समाप्त हो गया। बख्तियार खिलजी ने सेन वंश का शासन जो है वो खत्म कर दिया था। तो लक्ष्मण सेन जो कि बंगाल का शासक है, इसको हराया है, ध्यान रखिएगा। तो बख्तियार खिलजी जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं, अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला शासक कौन था, तो आप कहेंगे भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला शासक इल्तुतमिश था। भारत में टंका और जीतल नाम के सिक्के किस शासक ने चलाए थे, तो आप कहेंगे भारत में टंका और जीतल नाम के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में, है ना, भारत में ऐसा पहला मुस्लिम शासक बताइए जिसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था, तो इल्तुतमिश ही है। इसकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्ताना। इसने अपनी मृत्यु से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पुत्री जो है वो सुल्ताना बनेंगी, है ना। रजिया सुल्ताना का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल। तो 15वां प्रश्न आंसर सी। नेक्स्ट आते हैं भाई 16वां प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है, पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। आपका एग्जाम में आपको एक चीज पे बड़ा फोकस करना है, जब भी आपको कोई प्रश्न पढ़ना है तो उसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, थोड़ा सा अलर्ट होकर। उसमें कोई शब्द तो नहीं लगा है, संस्थापक पूछ रहा है कि वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, इस प्रकार के बहुत सारे डाउट, है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होते हैं एग्जाम में, बिल्कुल। चलिए, द फर्स्ट अकाउंट ऑफ बख्तियार खिलजी अटैक ऑन बिहार वॉज ऑब्टेन फ्रॉम, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किस चीज़ से प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, एक किताब है, उस किताब का नाम है तबकात ए नासरी, है ना, तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी जो किताब है, ये किताब किसकी है, तो एक लेखक था जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज, मिनहाजुद्दीन सिराज, ऐसे लिख लो आप। मिनहाजुद्दीन सिराज नाम का एक लेखक है, और इस लेखक ने बख्तियार खिलजी के द्वारा जितने भी क्षेत्र जीते गए हैं उन सभी क्षेत्रों का इसने वर्णन किया है ना। बख्तियार खिलजी ने चाहे वो बिहार को जीता हो, चाहे वो बंगाल को जीता हो, अपनी किताब में तबकात नासरी में मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसका वर्णन जो है वो किया है ना। फिर हम बात करते हैं आपका तारीख हिंद। तारीख हिंद जो है वो आपका अलबरूनी का नाम आपने सुना होगा, उसी की पुस्तक है। ताजुल मासिर एक किताब है जिसका लेखक था हसन निज़ामी। कौन था? हसन निज़ामी का नाम आपने सुना होगा। ये एक मुस्लिम लेखक रहा है जिसने ताजुल मासिर की रचना जो है वो की है ना। लेकिन जो बिहार है और जो आपका बंगाल है उसकी विजय जो बख्तियार खिलजी ने की है, उस विजय के दौरान उसने 2 यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया है। आपने केवल नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उस पर जो है वो काफ़ी डिबेट होती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का तो कोई वर्णन ही नहीं करता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी नष्ट करने का कार्य किसने किया है? बख्तियार खिलजी ने किया है। तो तबकात ए नासरी नामक पुस्तक में मिनहाजुद्दीन सिराज ने जो है बख्तियार खिलजी की बिहार और बंगाल विजय के सारे जो वर्णन हैं वो इसमें किए गए हैं। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो फिर से वही प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। नालंदा विहार, तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी है, ध्यान रखिएगा। ये किसका दास है? मान लो प्रश्न ऐसे पूछ ले तो ये मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी के 4 प्रमुख दास थे, ध्यान रखना। कितने दास थे? मोहम्मद गौरी के 4 प्रमुख दास। इनमें से एक तो था बख्तियार खिलजी, दूसरा जो इसका प्रमुख दास है उसका नाम था ऐबक, तीसरा जो प्रमुख दास था उसका नाम था कुवाचा, और चौथा जो प्रमुख दास था उसका नाम था यालदौज। तो 4 प्रमुख दास, एक यालदौज, दूसरा कुवाचा, तीसरा ऐबक और चौथा बख्तियार खिलजी। ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर है। मोहम्मद बिन तुगलक की जब हम बात करते हैं एमबीटी, तो एमबीटी जो है वो अपने जीवन काल में अपने 5 कार्यों के लिए बड़ा फेमस हुआ है। पहला, राजधानी परिवर्तन, दूसरा, सांकेतिक मुद्रा का चलन, तीसरा, खुरासान अभियान, चौथा, करांचिल अभियान और 5वां, दुआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने 50% की दर से टैक्स लिया है। सेम अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो टैक्स लिया है वो 50% की दर से लिया है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक हैं जिन्होंने धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया था, धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके बारे में बहुत सारे विद्वान ये लिखते हैं
कि यह सबसे विद्वान सुल्तान था। बहुत सारे विद्वान ये भी लिखते हैं कि यह पागल सुल्तान था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका मूल नाम था अली गुरसस्प, क्या नाम था? अली गुरसस्प, मूल नाम अलाउद्दीन खिलजी का। अपने चाचा जिसका नाम था आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा है, क्या बोलते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है उसकी हत्या करके ये शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी। और हत्या क्यों कर दी थी? क्योंकि ये दक्षिण भारत में जो है देवगिरी का अभियान करने गया था। वहाँ का शासक था रामचंद्र देव। उस रामचंद्र देव को पराजित करके वहाँ से बहुत सारी मात्रा में लेकर आया था, सोना चांदी वगैरह हीरे जवाहरात जो लूट कर लेके आया था। उसी की डिमांड कर रहा था जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने जब इसको राजधानी आने के लिए कहा तो अलाउद्दीन खिलजी इलाहाबाद में एक जगह है कड़ा, वहाँ पे जाके छिप गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक को ये बोला, जलालुद्दीन खिलजी को, कि भाई अगर आपको ये धन संपदा चाहिए तो आप खुद आ जाओ मुझसे मिलने इलाहाबाद के कड़ा में। जब जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने पहुंचा तो अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या कर दी, है ना। तो ध्यान रखना है, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने विश्व विजय की भी योजना बनाई थी, लेकिन इसका एक मित्र था जिसका नाम था अताउल मुल्क, उसके कहने पर विश्व विजय की योजना जो है उस खत्म कर दी थी, जो मतलब छोड़ दी थी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिकंदर ए सानी। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले, कौन सा ऐसा शासक है जो सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता था या दूसरे सिकंदर के नाम से जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अली गुरसस्प, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी, इस प्रकार का कोई भी नाम मिल जाए तो समझ जाना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये ध्यान रखिएगा, इसने चित्तौड़ का भी अभियान किया था। जिस समय चित्तौड़ के राजा थे जो है राणा रतन सिंह, तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी, और रानी पद्मिनी की जो कहानी है वो लिखी है किसने? तो एक नाटक जो है वो लिखा गया था पद्मावत। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। उस मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पद्मावत नाटक लिखा गया है उसमें रानी पद्मिनी की कहानी जो है वो मिलती है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका विध्वंस किसने? बख्तियार खिलजी ने किया है। कहानी सुन के जाओगे तो एग्जाम में चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको चीज़ों को लंबे समय तक ध्यान रखना है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कहानी सर सुना रहे हैं वो कहानी आपके दिमाग में रहे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, देखो अब संस्थापक नहीं पूछ रहा है, वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। और वास्तविक संस्थापक जब आपसे पूछा जाएगा तो किसको आप कहेंगे? बिहार में तुर्क सत्ता को वास्तविक जो है रूप में किसने? मलिक हसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम या दरिया खां नूहानी? बताइए। तो बिहार में तुर्क शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता है? बख्तियार खिलजी को। इसी ने तो जीता है बिहार को और बंगाल को। तो बख्तियार खिलजी जो है यही बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक, क्योंकि भारत पर जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद ही तो भारत में तुर्क सत्ता स्थापित होगी। क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है वो तो चला गया, लेकिन वो अपने दास जो थे उसके उस विजित क्षेत्र को उसने अपने दासों में बांट दिया था। वही जो दास थे उन्होंने तुर्क सत्ता की स्थापना की। तो इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एक अक्ता, ये अक्ता जो लिखा हुआ ना, इस अक्ता को इक्तावी कह सकते हैं। अक्तावी शब्द सही है और इक्तावी सही है, दोनों शब्द सही है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता दी थी? तो पहली इक्ता जो है वो दी गई थी आपकी किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि सभी दासों में सबसे प्यारा दास था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको पहली इक्ता देने का कार्य मोहम्मद गौरी ने किया है भारत में, है ना। 1191-92 के आसपास अगर आप देखें तो एक क्षेत्र था हाँसी, उस हाँसी नामक क्षेत्र की इक्ता जो है वो इसको प्रदान की थी। इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता का मतलब होता है भूमि का खंड, भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। जैसे कोई भूमि है और उस भूमि को जो है किसी व्यक्ति को सौंप दिया गया तो उस भूमि को इक्ता कहा जाएगा। वहाँ से जितनी इनकम होगी उस इनकम में से खर्चे को निकालकर जो बची हुई इनकम होती थी उसे फवाजिल कहा जाता था, उसे राजकोष में जमा करना होता था। केंद्रीय जो राजकोष होता था वहाँ पर जो है इनकम इकट्ठा होती थी इक्ता की, है ना। तो इक्ता जो है वो दिल्ली सल्तनत की रीढ़ भी कही जाती है। दिल्ली सल्तनत की रीढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बढ़िया। फिर हम देखते हैं ताजुद्दीन याल्दौज, ये भी दास है किसका? मोहम्मद गौरी का।
जो है मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो जाएगी तो याल्दौज जो है वो गजनी का शासक बनेगा, है ना। गजनी आज का अफगानिस्तान ईरान वाला जो क्षेत्र है वो गजनी के अंतर्गत, याल्दौज के अंतर्गत आता था। फिर हम बात करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इसे दासों का दास कहा जाता है। क्या कहते हैं? दासों का दास। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। इसी वजह से इसे दासों का दास कहा जाता है। लेकिन जो मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन, उस गयासुद्दीन के द्वारा इसको गुलामी से मुक्त कर दिया गया था, दास्तान से मुक्त कर दिया गया था। तब जाकर ये सुल्तान जो है वास्तविक सुल्तान बना है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक आप इल्तुतमिश को ही मानेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लेकर आया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी लाहौर। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है उसने राजधानी दिल्ली से, लाहौर से कहाँ पर? दिल्ली स्थानांतरित की है। नासरुद्दीन कुवाचा ये मोहम्मद गौरी का दास है, याल्दौज भी मोहम्मद गौरी का दास है। दासों का दास इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? देखो कहानी क्या मिलती है, तो कहानी ये मिलती है कि जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो उसने सबसे पहले लाहौर और मुल्तान वाले क्षेत्र से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ से वो प्रवेश नहीं कर पाया भारत में। तो उसने रास्ता अपना बदल दिया और वो फिर जो है दूसरे रास्ते जाएगा। कहाँ से? गुजरात से भारत में प्रवेश करना चाह रहा था। उस समय अगर आप देखें तो जो गुजरात है, उस गुजरात पर जिस राजा का शासन था उसका नाम था मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड, मूलराज जो सेकंड है ये चालुक्य वंश का शासक है। किसका? चालुक्य वंश का शासक था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय का छोटा भाई था जिसका नाम था भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय को आदेश दिया था मूलराज ने कि भाई जो मोहम्मद गौरी है उसकी सेनाएं गुजरात की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो आप सेना लेकर जाओ और इसको पराजित करो। भीम द्वितीय जो है इसने माउंट आबू जो पर्वत है आज की डेट में, है ना, कौन सा? माउंट आबू जो पर्वत है ना, ये 1191 की बात नहीं है, ये 1191 की बात नहीं है, 1178 की बात है, ध्यान रखिएगा। 1178 में मूलराज द्वितीय के जो सेनापति था उसका छोटा भाई भीम सेकंड ने जो है मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी थी। तो 1178 में जो है चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय के सेनापति भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी। कहाँ? माउंट आबू पर्वत के ही निकट एक स्थान, वहाँ पर यह युद्ध हुआ था। 1191 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध, है ना, तराइन का प्रथम युद्ध। और 1192 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला और दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, या जिसे हम पृथ्वीराज थर्ड कहते हैं, है ना, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, उसके बीच में युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ है उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान जो है अगर आप देखें तो दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पराजित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश बताइए भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन इसकी आने वाली है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है वो कौन था? गुलाम वंश, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंश रहे हैं? तो जिसे आप गुलाम कह रहे हो उसे मामलूक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामलूक वंश। गुलाम वंश या मामलूक वंश बात एक ही है। दूसरा अगर हम देखें तो गुलाम, फिर जो है दूसरा वंश इसमें रहा है खिलजी वंश, फिर तीसरा वंश रहा है तुगलक वंश, फिर आपका रहा है सैयद वंश, और फिर रहा है लोदी वंश, है ना। कितने वंश रहे हैं? 5 वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रहे हैं। इसमें आपका 1206 से स्टार्ट करके 1290 तक आपका जाएगा गुलाम या मामलूक वंश। खिलजी वंश 1290 से स्टार्ट करके आपका 1320 तक जाएगा।
1320 से लेकर आपका 1414 तक जो है तुगलक वंश, 1414 से लेकर आपका 1451 तक जो है सैयद वंश, 1451 से लेकर आपका 1526 तक जो है जाएगा लोदी वंश, है ना। कौन जाएगा? लोदी वंश जाएगा। अगर आप देखें तो गुलाम या मामलुक वंश ने कितने साल शासन किया है? तो 84 साल। खिलजी वंश ने कितने समय शासन किया है? मात्र 30 साल। तुगलक वंश ने कितने समय शासन किया है? तो 80 और 14 94 साल। सैयद वंश ने कितने समय तक शासन किया है? तो 37 साल, है ना, 37 साल। और आपका जो लोदी वंश है इसने कितने वर्ष शासन किया है? तो 49 और 26 कितना हो गया? 75 साल। ये भी ध्यान रखना, किसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे लंबा शासन तुगलकों का रहा है, सबसे छोटा शासन जो है वो खिलजियों का रहा है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे मलिक भी कहते हैं, इसे मलिक भी कहते हैं, इसे सिपह सालार भी कहा जाता है, इसे सिपह सालार भी कहते हैं, इसे कुरान खां भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे कुरान खां भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखिएगा। जो इल्तुतमिश है इसे दासों का दास कहा जाता है। इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मध्यकाल में सुल्तान बनने वाली पहली महिला रजिया। रजिया की जब हम बात करते हैं तो रजिया जनता के समर्थन से सुल्तान बनी थी। सबसे बड़ी बात यह है, तो जनता का समर्थन प्राप्त कर जो है मध्यकाल में पहला सुल्तान या सुल्ताना कौन? तो रजिया। बलबन की जब हम बात करते हैं तो बलबन जो है ये लौह एवं रक्त की नीति का जो है वो प्रयोग इसने किया है। बहुत कठोर नीति होती थी शासन में, कठोर नीति जो है इसे लौह एवं रक्त की नीति कहा जाता है। बलबन जो शासक है इसने अपने आप को जिल्ले इलाही घोषित किया, यानी जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह का प्रतिबिंब, है ना। ये खुद को नियामत ए खुदाई या अल्लाह का प्रतिनिधि अपने आप को बताता है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने राजत्व की परिभाषा जो है, राजत्व को परिभाषित किया था कि राजा कौन है ना। उसने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि जो है वो बताया है। बलबन ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। बलबन वो व्यक्ति है, बलबन वो शासक है जिसने राजत्व को तो परिभाषित किया ही है, लेकिन इसके साथ ही शासन में लौह एवं रक्त की कठोर नीति का अनुसरण किया है। ये किसी से मजाक नहीं करता था। जब दरबार में ये रहता था तो किसी भी अधिकारी के साथ मजाक नहीं करता था, और किसी अधिकारी ने अगर मजाक कर दिया तो ऐसी स्थिति में उसको डायरेक्ट मृत्युदंड दे देता था। इसने ईरानी त्योहार नौरोज को स्टार्ट किया था। ये अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़कर बताता है कि मैं अफरासियाब वंश से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अफरासियाब वंश का हूँ। अफरासियाब जो वंश है ये एक मुसलमानों में एक महान वंश था जिसका उल्लेख एक किताब है शाहनामा, है ना। शाहनामा जो किताब है फिरदौसी ने लिखी है। शाहनामा किताब का जो प्रमुख वंश है उसका नाम था आपका अफरासियाब वंश, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट ऑप्शन है। 2005 में प्रश्न पूछा गया था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी? अभी मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर। लेकिन लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लेकर आया है? तो इल्तुतमिश लेकर आया था। कौन लेकर आया था? इल्तुतमिश जो है इसने राजधानी लाहौर की जगह दिल्ली स्थानांतरित की। अच्छा, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो आप कहेंगे 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। जब उस पर बिजली गिर गई कुतुब मीनार पर तब उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। लखनौती आपका ये कहाँ पर है? लखनौती आपका पड़ता है जो है बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। और बलबन के समय में ऐसा कहा जाता है कि बलबन के समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था तुगरिल खान। क्या नाम था? तुगरिल खान। तो तुगरिल खां के द्वारा जो है वो लखनौती का इक़्तिदार था, ये इसने विद्रोह कर दिया था। तो बलबन खुद सेना लेकर गया था इस तुगरिल खां को पराजित करने के लिए, लेकिन तुगरिल खां जो है वो बलबन के डर से भाग गया था वहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 23वें प्रश्न पे आते हैं। क्या कहता है? हर एक प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है भाई, ध्यान से। और भाई क्लास को एक बार आप शेयर कर दिया करें जितने भी स्टूडेंट हैं। कविता कुमारी, स्टाइलिश, मिथिलेश, विकास कुमार, शेयर कर दो भाई। 2.5 दिन का झोंपड़ा, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल।
मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दो कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, एक होता है दार उल हर्ब और एक होता है दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम ये इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट रहे हैं। इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट रहा है कि दुनिया का ऐसा कोई भी क्षेत्र जो मुस्लिम क्षेत्र नहीं है, इस्लामिक क्षेत्र नहीं है, उसे दारुल हर्ब कहा जाएगा। दारुल हर्ब का मतलब काफिरों का देश। और इस्लाम का टारगेट क्या है? इस्लाम का टारगेट है उस क्षेत्र पर आक्रमण करो और आक्रमण करने के बाद उसे दार उल इस्लाम में परिवर्तित कर दो। इसका मतलब भारत दारुल इस्लाम का भाग कब बना? तो दारुल इस्लाम जो है वो खलीफा के अंडर में आएगा। भाई जो भी व्यक्ति इस्लाम का प्रमुख है उसे खलीफा कह रहे हैं, तो खलीफा के अंडर में कब आया? खलीफा के अंडर में तब आया है जब इल्तुतमिश को जो है अनुमति दी है। जब इल्तुतमिश को अनुमति दी है, कहाँ के खलीफा ने? तो इल्तुतमिश को अनुमति दी थी बगदाद के खलीफा ने। बगदाद के खलीफा ने जो है इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया था गयासुद्दीन ने 1229 में। कब की घटना है ये? 1229 की घटना है। तो 1229 में ये एक तरीके से दारुल इस्लाम का पार्ट माना गया है ना। हालांकि भारत कभी भी दारुल इस्लाम बना नहीं है। भारत कभी भी दारुल इस्लाम बना नहीं है। भारत जो है सर्वधर्म भाव वाला देश है। भारत सहिष्णु देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सबको जो है समान महत्व दिया जाता है। बलवन रक्त एवं लौह की नीति। बलवन के समय में बंगाल में लखनौती में तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया था। बलवन खुद को नियामत खुदाई जिले इलाही कहता है, ध्यान रखिएगा। बलवन के समय में जो है ऐसा कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण हुआ था और उस मंगोल आक्रमण के दौरान इसका जो पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उस शहजादा मोहम्मद की डेथ हो गई थी। लेकिन जिस समय इसको अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना मिली थी उस समय ये दरबार में था, तो ये रोया नहीं था, विलाप नहीं किया इसने, क्योंकि अनुशासन में रहता था। इसे पता था कि अनुशासन को मेंटेन करना है। फिर जब अपने वो शयन कक्ष में गया जहाँ पे सोता था, वहाँ पर जाकर वो रोया है। ठीक है। रजिया सुल्ताना की जब हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में सुल्तान बनने वाली पहली महिला है रजिया। इल्तुतमिश की पुत्री है, ध्यान रखिएगा। एक इसी का भाई था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उस रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपदस्थ करके, जनता का समर्थन प्राप्त करके रजिया जो है वो सुल्तान बनी थी। हालांकि रजिया जो है जब बठिंडा में, या हम ये कहें कि बठिंडा को नाम दिया जाता तवर हिंद, तवर हिंद में वहाँ का एक इक़्तिदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से रजिया सेना लेकर गई अल्तुनिया को जो है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर दिया था। अल्तुनिया ने जब रजिया को पराजित कर दिया तो रजिया हार गई। रजिया ने क्या किया? रजिया ने एक प्रस्ताव रखा विवाह का। तो अल्तुनिया ने उस विवाह के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब बठिंडा से वापस आ रहे थे दिल्ली के लिए तो रास्ते में हरियाणा में एक कैथल नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर रजिया सुल्ताना की डेथ हो गई है ना। वहाँ पर रजिया सुल्ताना की डेथ हो गई, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अच्छा ये डबल सर्किल हो गया ना। डबल सर्किल का मतलब आपका डबल आंसर नहीं है, आंसर तो इसका इल्तुतमिश है। रजिया सुल्ताना के बारे में मैं आपको बता रहा था। चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको बनाया था? इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार जो है वो किसको बनाया है, या इक़्तिदार? सूबेदार की जगह अगर ये शब्द इक़्तिदार लिखा होता तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि सूबेदार मुगल काल में बनेंगे, यहाँ पर इक़्तिदार बनते हैं। जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत इक़्तिदार, और जो इक़्तिदार है दिल्ली सल्तनत में वही मुगल काल में सूबेदार बन जाएगा, है ना। सूबेदार जो होता था वो सूबे या प्रांत का हेड या प्रमुख होता था। इक़्ता का प्रमुख इक़्तिदार मुक्ति या वली होता था, है ना। इक़्तिदार को मुक्ति भी कहते हैं, वली भी कहते हैं। तो कौन था? मलिक जानी, है ना, मलिक जानी। एवाज ने बिहार पे कब्जा कर लिया था, इसको तो पराजित किया है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एवाज को पराजित किया है। एवाज को पराजित करने के बाद मलिक जानी को वहाँ का इक़्तिदार बनाया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हिज प्रिंसिपल्स ऑफ किंगशिप वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्टीज पावर एंड जस्टिस, हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट बलवन। बलवन के बारे में यह किसने कहा है कि बलवन का शासन राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। AVM हबीबुल्लाह, जियाउद्दीन बर्नी, स्टैनले लैनपूल या फिर RP त्रिपाठी।
तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है, जियाउद्दीन बर्नी का है, ध्यान रखिएगा। बर्नी जो है एक लेखक रहा है मध्यकाल में, बहुत कई सारी जो है बर्नी ने कई सारी किताबें जो है वो लिखी हैं। तो जियाउद्दीन बर्नी की जब हम बात करते हैं तो जियाउद्दीन बर्नी जो है लिखता है बलबन के बारे में कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित तो उसका शासन था। तो बर्नी का नाम जो है वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेनपुल की जब हम बात करते हैं ना, लेनपुल ने हुमायूं पर बड़ा लिखा है। किस पर? हुमायूं। इतिहासकार लेनपुल हुमायूं के बारे में लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए दुनिया से विदा हो गया। किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है लेनपुल। ध्यान रखिएगा हुमायूं के बारे में, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए दुनिया से विदा हो गया। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु प्रोफाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? यानी राजा को ईश्वर से जोड़ दिया, क्योंकि राजा की छवि, सुल्तान की छवि खराब हो रही थी। अगर आप देखें बलबन से पहले का शासनकाल, उसे दिल्ली सल्तनत का अंधकार युग कहा जाता है। 1240 से लेकर 1265 तक का जो समय है उसे दिल्ली सल्तनत में अंधकार युग कहते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत का अंधकार युग है वहाँ पर सुल्तान की कोई इमेज नहीं है। सुल्तान की इमेज को सुधारना है तो सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि बताना पड़ेगा। ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति, राजत्व को प्रवासित करने वाला पहला व्यक्ति कौन? बलबन था। ध्यान रखिएगा, बलबन। ठीक है, इसने नौरोज त्योहार को प्रारंभ किया है। ईरानी त्योहार था नौरोज त्योहार। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जब दरबार में जाता था तो हर एक व्यक्ति को सिजदा एवं पायबोस करना होता था। सिजदा और पायबोस नहीं किया तो सीधे तलवार उठाता था, गर्दन उड़ा देता था। सिजदा, कोई भी व्यक्ति जब दरबार में प्रवेश करेगा तो सुल्तान के सामने वो सिजदा करेगा, सलामी देगा, है ना, ऐसे करके सलामी देगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सलामी देगा। सलामी देने के बाद फिर वो लेटेगा, शासक के कदमों को चूमेगा, वो पायबोस था। सिजदा मतलब झुककर सलामी, और जो है लेट कर कदमों को चूमना, ये पायबोस कहलाता है। सिजदा, पायबोस, नौरोज त्योहार, ये सब बलबन ने स्टार्ट किया है। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी के नाम से भी जाना जाता है, यह पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। इसने रणथंभौर विजय, चित्तौड़गढ़ विजय, कई सारे जो है क्षेत्रों को इसने जीता था। ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था। इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ध्यान रखिए, रियल फाउंडर था। नेक्स्ट, आंसर तो टिक कर दिया ना हमने, बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27वां प्रश्न। द वर्ड जिलिल्लाह है, द वर्ड जिल्ले इलाही या जिलिल्लाह वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय हुम? तो मैंने आपको बताया जिलिल्लाह या जिल्ले इलाही, ऐसे आप लिखो सीधे, जिल्ले इलाही या जिलिल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह का प्रतिबिंब, अल्लाह का प्रतिबिंब, है ना। इसके अलावा और क्या कहता था? नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई बताता अपने आप को, अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि बताता है अपने आप को ये। तो अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिबिंब। अच्छा, अकबर क्या कहता था? अकबर ने अपने आप को फर्रे एजादी बताया था। अकबर क्या कहता? फर्रे एजादी है। फर्रे एजादी का मतलब, फर्रे एजादी का जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था अकबर, उसने फर्रे एजादी का मतलब होता है अल्लाह से निकलने वाली जो किरण होती है, जो प्रकाश होता है, वही है अकबर। अकबर शब्द का मतलब भी अगर आप देखोगे ना तो यही निकल के आता है। अकबर शब्द का मतलब भी यही होता है, आपका प्रकाश। अकबर का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जिलिल्लाह, ये जिल्ले इलाही जो शब्द है वो बलबन लेकर आया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। अच्छा ये बताओ, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी या इसको चालीसा भी कहा जाता है, 40 लोगों का एक दल था। इसको बनाने का कार्य किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा को बनाने का कार्य किया था। चालीसा की समाप्ति किसने की है? तो बलबन ने। चालीसा को समाप्त करने का कार्य बलबन ने किया था, चालीसा को बनाने का कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। अकबर को फर्रे एजादी,
अकबर को सुल्तान ए अदल भी कहा जाता है, इसकी एक उपाधि मिलती है अकबर की, सुल्तान ए अदल, है ना, ध्यान रखिएगा, सुल्तान ए अदल अकबर को कहा जाता है। सुल्तान ए आदिल प्रश्न पूछ ले तो शेरशाह सूरी, सुल्तान ए अदल अकबर, सुल्तान ए आदिल शेरशाह सूरी। अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी, है ना। अली गुरसस्प मूल नाम जो है इसका था, बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? विच दिल्ली सुल्तान एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी है, इसको कठोर नीति भी, शासन में कठोर नीति, जैसे अनुशासन व्यवस्था को बेहतर बनाना। अनुशासन व्यवस्था को अगर आपको बेहतर बनाना है तो ऐसी स्थिति में आपके पास सेना मजबूत होनी चाहिए, सेना के लिए अलग से विभाग होना चाहिए। तो सेना के लिए अलग से विभाग, दीवान ए अर्ज जो है वो इसने बलबन ने बनवाया है। सेना जितनी मजबूत होगी, अनुशासन व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सेना का ही तो प्रयोग करना पड़ेगा, कि कोई भी अगर अनुशासन व्यवस्था को भंग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में सुल्तान जो है वो सेना के माध्यम से कार्यवाही कर पाए। तो सेना का जो विभाग होता था उसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था। दीवान ए अर्ज सेना का विभाग था। दीवान ए बंदगान किससे संबंधित था? दीवान ए बंदगान दासों का विभाग था, है ना। दीवान ए बंदगान दासों का विभाग था, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति? तो बलबन ने। किसने? बलबन। बलबन ने जो है वो रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाई है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया है? तो आप कहेंगे बाजार नियंत्रण व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब आपसे पूछा जाए राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद कौन लेकर गया था, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी किसने चलाई थी? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप कहेंगे खुरासान का अभियान किसने किया था? खुरासान ईरान को कहते हैं। आप कहेंगे करांचिल अभियान किसने किया था? करांचिल हिमाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दुआब, गंगा यमुना दुआब में टैक्स किसने बढ़ाया था? दुआब में कर वृद्धि किसने की थी? तो आप कहेंगे जो है मोहम्मद बिन तुगलक। पागल सुल्तान, है ना, पागल सुल्तान, विद्वान सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, मतलब खून पीने वाला सुल्तान किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी मृत्यु पर जो है वो विद्वानों ने लिखा है कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है विद्वानों ने लिखा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान जो है विद्रोह किया था? अभी अभी तो मैंने आपको बताया, तुगरिल खान कहाँ पर विद्रोह किया था इसने? लखनौती। लखनौती आपका कहाँ पर? बंगाल में। यही एकमात्र ऐसा, देखो जो बलबन है, इस बलबन की एक खासियत रही है, ये कभी भी अपनी राजधानी को छोड़कर नहीं जाता था। इसने अपने पूरे जीवन काल में अपनी राजधानी को केवल एक बार छोड़ा है, जब बंगाल के लखनौती में विद्रोह हो गया था, तब ये सेना लेकर जाएगा। इसके अलावा कभी भी इसने राजधानी को त्यागा नहीं है, कभी भी इसने राजधानी को छोड़ा नहीं है। तो बलबन के समय में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, तो ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर की विजय की थी। 1303 में इसने जो है चित्तौड़गढ़ की विजय की थी। चित्तौड़गढ़ की विजय की थी। अच्छा, इससे पहले ही 1296-97 की बात है, 1296-97 में इसने गुजरात का अभियान किया था, है ना। उस गुजरात अभियान के दौरान इसने एक व्यक्ति को खरीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर जो था ये आगे चल के एक प्रमुख सेनापति भी बनेगा इसको 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दीनार ही कहा जाता है। मलिक काफूर जो है वो गे था, है ना, ध्यान रखिएगा। गे का मतलब होता है जब कोई पुरुष के प्रति आकर्षित होता है तो उसे गे बोलते हैं। तो मलिक काफूर जो है ये गुजरात अभियान के दौरान जो है वो मिला था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। फिरोज तुगलक की जब हम बात करते हैं तो जब आपका जो कुतुब मीनार है उस कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी, तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने उसका निर्माण कार्य पुनर्निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है सरकारी अस्पताल जिसे दारुल सफ़ा कहा जाता था उसका निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दान विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था जो है वो करी थी। लंगर की व्यवस्था, जो भूखे लोग हैं उनको खाना जो है वो दिया जाता था, लंगर की व्यवस्था।
इसने फलों के जो है 1200 बाग लगवाए थे, ठीक है। इसने बहुत जो है 5 नहरों का निर्माण जो है वो करवाया था, अलग अलग जगहों से अलग अलग नहरें जो है वो इसने निकाली हैं। तो सिंचाई व्यवस्था के मामले में जो है सर्वोपरि माना जाता है। कल्याणकारी शासक अगर आप कहें तो किसको माना जाता है, तो फिरोज तुगलक, है ना। कल्याणकारी शासक जो है वो किसको कहा जाता है, तो फिरोज तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है भाई, हाँ थर्ड जेंडर कह सकते हैं, बिल्कुल थर्ड जेंडर। वैसे देखो थर्ड जेंडर का मतलब होता है कि जिसमें जो न स्त्री और न पुरुष किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता है और उसके जननांग जो हैं वो विकसित नहीं हुए हैं, उसे थर्ड जेंडर कहा जाता है। थर्ड जेंडर जो शब्द है वो ऐसे लोगों के लिए आएगा जिसके जननांग विकसित नहीं है, है ना। ये जो है आपका गे जो है वो LGBTQIA कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ट्रांसजेंडर के अंतर्गत आता है ना। थर्ड जेंडर नहीं, इसको ट्रांसजेंडर कहो आप। LGBTQIA+ एक कैटेगरी होती है, वो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी होती है। हु अमंग दीज इंट्रोड्यूस्ड द पर्सियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया। इनमें से किसने भारत में फारसी का त्यौहार है नौरोज। देखो इस त्यौहार को मनाने का एक उद्देश्य था, क्योंकि जो बलवन था उस बलवन पर लोग आरोप लगा रहे थे कि ये तुर्की मुसलमान नहीं है, ये निम्न कुल का मुसलमान है। तो बलवन अपने आप को उच्च कुल का मुसलमान जो है वो साबित करना चाहता था, इसलिए अपने आप को उच्च कुल के वंश से जोड़कर बताया, अफरासिया वंश। इस वंश के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता था। तो ये भी त्यौहार जो है वो मनाता है कौन, बलवन। तो बलवन ने ईरानी त्यौहार जो है नौरोज को स्टार्ट किया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक शासक बना है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी बड़ा खतरनाक था। मुबारक खिलजी जो है वो ऐसा शासक था जो नग्न अवस्था में जो है वो आपका दरबार में पहुंच जाता था, स्त्रियों के वेश में जो है पहुंच जाता था, स्त्रियों के कपड़े पहने, और दरबार में दरबारी जो होते थे, जो मंत्री वगैरह होते थे, उनके पीछे भागता था नग्न अवस्था में। बड़ा खतरनाक था, तो ध्यान रखना है ना। विकास कुमार कह रहे हैं बायोलॉजी भी जानते हैं ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो होंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन वो इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन वो आपको करवाएंगे, है ना। अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन जैसे ही फिनिश होंगे तो हम यहाँ से जो है ज्योग्राफी की ओर जाएंगे। उधर अविनाश सर आपको पॉलिटी करा रहे हैं, तो पॉलिटी से वो दूसरे सेक्शन की ओर चले जाएंगे जो है आपका इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। तो बायोलॉजी भी करवाएंगे, क्या दिक्कत है। बायोलॉजी जो है वो एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, उसको समझना बहुत आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो है संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं तो इसने शासन में उदार नीति का प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा। शासन में उदार नीति, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि शासन में उदार नीति का प्रयोग करने वाला बहुत लिबरल शासक कौन था। जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और शासक बना है। बलवन की जब हम बात करते हैं तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इसने यूज़ की है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, या जैसे शासन में कठोर नीति, अनुशासन की नीति कहा जाता है। रजिया सुल्ताना के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है, बहुत प्यारा। क्या लिखते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में कि रजिया सुल्ताना के अंदर वो सारे गुण मौजूद थे जो एक बेहतर शासक के अंदर होने चाहिए, सिवाय उसके अंदर एक अवगुण था, और वो था उसका स्त्री होना। क्योंकि इस्लाम के अंतर्गत किसी भी स्त्री का सुल्तान बनना, शासक बनना जो है वो बेहतर नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था? क्योंकि वहाँ पर पुरुष सत्तावादी चीज़ें चलती हैं, पुरुष को महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिला तो शासक हो ही नहीं सकती है, तो महिलाओं के खिलाफ जो है, क्योंकि जिस भी धर्म के अंतर्गत एजुकेशन अगर आप देखें तो इस्लाम के अंतर्गत आपने कभी ये सोचा है कि कट्टरता ज़्यादा क्यों है? हिंदुओं के अंदर कट्टरता उतनी नहीं है, ईसाइयों के अंदर कट्टरता बहुत ही कम है। वो अपने आप को क्या कहते हैं? वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि उनमें एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। जिस भी समाज में एजुकेशन का लेवल जितना बेहतर होगा वहाँ पर कट्टरता उतनी कम पाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। कट्टरता वहीं ज़्यादा पाई जाती है जहाँ एजुकेशन का लेवल कम होगा। एजुकेशन कट्टरता को कम करती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न,
अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली who is credited with bringing religion under the state and introducing such elements which make the state secular in principle, who wrote these words. अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है, अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी दो ऐसे शासक हैं पूरी दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई धर्म का जो कार्य है वो धार्मिक लोग देखेंगे, वो राजनीति में टांग नहीं अड़ाएंगे। राजनीति का काम सुल्तान का है, सुल्तान राजनीति करेगा, वो धार्मिक कार्य में जो है टांग नहीं अड़ाएगा, है ना। तो धर्म को राजनीति से अलग रखा है। तो नॉर्मल सी बात है, धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य की बात हो रही है, सेक्युलर स्टेट की बात हो रही है। ऐसा जो है वो किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाले A.L. श्रीवास्तव, ये एक इतिहासकार हैं, इन्होंने ऐसा कहा है, A.L. श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन ही अटेन्ड किंगशिप ही वॉज completely independent of the rules and orders of शरीयत, for which sultan did वर्नी से this। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए? तो राजत्व की जब स्थापना की है उसने, तो वह शरीयत के सिद्धांतों से पूर्णतया, यानी धर्म को राजनीति से अलग किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, मान लो अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि रक्त पिपासु सुल्तान कौन था, तो आप क्या कहोगे? रक्त पिपासु सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह के परिणाम स्वरूप दो राज्यों की स्थापना हुई थी। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह हुआ था और विजयनगर की स्थापना हुई थी हरियर और बुक्का के द्वारा। 1347 में फिर से विद्रोह हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो हसन गंगू कह दो या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी उसको बोल सकते हैं। हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी और हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना 1336 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फेमस जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द मंगोल्स, यानी अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा पहला जो ऐसा बहादुर सेनापति जिसका नाम था जफर खान। जफर खान जो है ये, इसके अलावा मलिक काफूर भी इसका सेनापति था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था जफर खान। जफर खान की जो है वो डेथ हो गई थी जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो मंगोलों के आक्रमण को रोकने के दौरान जो है डेथ हुई है जफर खान की, है ना, जफर खान। उलूग खां, ये उलूग खां की जो उपाधि है ना, ये उपाधि है, ध्यान रखना। उलूग खां की उपाधि मिलती है। उलूग खां की उपाधि कई लोगों को मिली है। उलूग खां अलाउद्दीन खिलजी को भी उपाधि मिली है। उलूग खां की उपाधि जो है वो बलबन को भी मिली है। किसको? बलबन को। तो उलूग खां एक टाइटल थी, उपाधि थी, वो सुल्तान किसी को भी दे सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो जब हम बात करते हैं चित्तौड़ विजय की, तो चित्तौड़ विजय कब की है इसने? तो चित्तौड़ विजय जो है वो की है आपका 1303 में। 1303 में इसने चित्तौड़ को जीता था और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था रावल रतन सिंह, है ना। वैसे राणा रतन सिंह भी लिखा है तब भी ठीक है, लेकिन रावल रतन सिंह लिखा होता तो ज़्यादा ठीक था। रावल रतन सिंह, है ना। चलिए, महाराणा प्रताप के साथ तो युद्ध हुआ था किसका? अकबर की सेना का युद्ध हुआ था आपका 1576 में। आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध, क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था कौन? मान सिंह। तो अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व जो कर रहा था मान सिंह, और हल्दी घाटी में जो है महाराणा प्रताप पराजित होंगे मान सिंह से। फिर हम बात करते हैं आपका रणजीत सिंह, जो है वो सिखों के राजा रहे हैं, है ना। सिखों के राजा, सिखों के राजा कौन थे? रणजीत सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हु वॉज द रूलर ऑफ चित्तौड़ एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन, है ना।
तो वही प्रश्न जो है पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव, है ना। जिसको आप क्या बोल रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो ना रामचंद्र, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का, अच्छा चित्तौड़ का शासक पूछ रहा है, ठीक है। चित्तौड़ का नहीं, मैं समझ रहा था देवगिरी का। चित्तौड़ का जो शासक है वो कौन है? राणा रतन सिंह। इसने जो है देवगिरी की भी विजय की है अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा। किसने? देवगिरी। देवगिरी को दौलताबाद भी कहते हैं, दौलताबाद। देवगिरी को कुतवाबाद भी कहा जाता है, कुतवाबाद, है ना। तो चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह। रामचंद्र देव जो हैं ये कहाँ के शासक थे? देवगिरी के, देवगिरी के। प्रताप रुद्र देव की जब बात होती है तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे वारंगल, ये आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था, वारंगल, वहाँ के शासक हुआ करते थे प्रताप रुद्र देव। मलिक काफूर ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसको 1000 दीनार में खरीदा था, जिसकी वजह से इसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है, मलिक काफूर। दक्षिण भारत के जितने भी अभियान किए हैं उन सब में सेनापति यही था, कौन? तो मलिक काफूर। हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव, ध्यान रखिएगा। कहाँ? तो देवगिरी। प्रताप रुद्र देव वारंगल के शासक थे। राणा रतन सिंह कहाँ के? चित्तौड़। मलिक काफूर ये सेनापति है अलाउद्दीन का। प्रताप रुद्र देव कहाँ के शासक हैं? वारंगल के शासक हुआ करते थे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? खालसा भूमि की जब बात होती है तो खालसा भूमि का सीधा सीधा मतलब है सरकारी भूमि। अब सरकारी भूमि लगातार बढ़ रही है, तो कब बड़ी होगी? जिसने क्षेत्र ज़्यादा जीता होगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है इन मुस्लिम शासकों में किसने जीता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जीता है तो नॉर्मल सी बात है, खालसा भूमि का मतलब सीधा सीधा सरकारी भूमि। देखो जो सरकारी भूमि है इसको मध्यकाल में खालसा भूमि कहा जाता था, प्राचीन काल में इसको सीता कहा जाता था। प्राचीन काल में जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता कहा जाता था, सीता। मध्यकाल में खालसा भूमि। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान, विद्वान सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान। गयासुद्दीन बलवन जो है, इस बलवन को जो है अनुशासित सुल्तान कहा जाता है सबसे। इसे जिल्ले इलाही कहा जाता है, इसे नियामत ए खुदाई कहा जाता है, बहुत सारे नाम जो है वो मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक, इसको कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता है। इसने जो है सरकारी अस्पताल दारुल सफ़ा, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें दान विभाग, पेंशन विभाग, बहुत सारे विभाग जो है इसने स्थापित किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। 39वां प्रश्न, विच सुल्तान क्लेम्ड हाफ ऑफ द लैंड एज रेवेन्यू फ्रॉम द क्रॉप्स मेजर्ड इन द लैंड। देखो 2 शासक पूरी दिल्ली सल्तनत में ऐसे रहे हैं जिन्होंने भू राजस्व 50% की दर से वसूला है। 50% की दर से कौन कौन? एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, या जिसको शॉर्ट में MBT कह सकते हैं। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी भी है और मोहम्मद बिन तुगलक भी है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहले आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। वैसे इसमें आंसर C और D होंगे, लेकिन दोनों में अलाउद्दीन खिलजी पहले का है, मोहम्मद बिन तुगलक बाद का है, तो अलाउद्दीन खिलजी को हम आंसर मान सकते हैं। आयोग ने भी यही आंसर माना है, लेकिन इसमें वैसे अगर हम बिल्कुल तथ्यों के आधार पर देखें तो C और D दोनों आंसर माने जाएंगे इसमें। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड बाई अलाउद्दीन खिलजी फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द्वार समुद्र। देखो द्वार समुद्र की जब बात हो रही है तो द्वार समुद्र की विजय के लिए किसको नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो द्वार समुद्र की जो विजय हुई है, द्वार समुद्र कहाँ है? दक्षिण भारत में। और द्वार समुद्र अगर दक्षिण भारत में है तो दक्षिण भारत की विजय के लिए जो है मुख्य तौर पर कौन? मलिक काफूर जो है वो सेनापति के रूप में कार्य करता था, और वहीं से प्रश्न उठाया गया है। 40वां जो प्रश्न है उसका क्या है? D। बिल्कुल, दक्षिण भारत की जो विजय होंगी उनमें मलिक काफूर का योगदान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जल्दी से कमेंट सेशन में भाई कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी रही, क्या कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, इन्फॉर्मेशन आपने सीखी हैं आज बहुत सारी,
है ना। और क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 72वीं जो बीपीएससी है उसके लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी। 11 अगस्त से इसमें लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये जो अभी ऑफर चल रहा है, बहुत मिनिमम फीस इसकी रखी गई है। ये व्हाट्सअप चैट नंबर है, कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप जो है वो, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो ऐप है शार्प लर्निंग ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।